कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। दिग्विजय सिंह फिर बीजेपी के निशाने पर है। यूं तो दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी अब बीजेपी को बोलने का मौका दे रही है। हमेशा से बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा को धर्म के नाम पर भड़काने वालों के खिलाफ बताया। इशारों इशारों में उन्होंने बीजेपी को ही घेरा। क्या कुछ और कहा दिग्विजय सिंह ने, आप भी सुनिए। जो धर्म जाति संप्रदाय के रूप में लोगों को भड़काते हैं, भड़काने वाले भाषण देते हैं, हिंसा फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ हैं। दिग्विजय सिंह का यही बयान हिंदू मुस्लिम की बहस को फिर हवा दे गया। बीजेपी ने फौरन इसे लपकते हुए कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है। वाणी में इतना जहर लाते कहाँ से हैं ये? क्या आईएसआई से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल ही भागवत जी ने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। हाल ही में मधुसूदन मिस्त्री का बयान इसका ही उदाहरण है। तो कांग्रेस को इस तरह की बयानबाजी से बचना होगा, नहीं तो उनकी ये यात्रा किसी ऐसे मुद्दे पर उलझ सकती है जो कम से कम कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है भटकते मुद्दे। और क्षमा सहित कई बार थोड़े से ऐसे विषय भी जो थक जाते हैं विषय, लेकिन वो उठते हमेशा हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिन मुद्दों पर जो कई बार भटके कह लीजिए या थके हुए मुद्दे भी कह लीजिए, उन भटके और थके हुए मुद्दों में एक मुद्दा ये भी रहता है सांप्रदायिक ताकतें। तो दूसरी तरफ से जवाब आता है मुस्लिम परस्त। ये इनकी मुस्लिम परस्त सोच है। कट्टरपंथी हमें क्यों कहते हैं? दिग्विजय सिंह जी हमेशा अपनी इस शैली की वजह से उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, ना कोई ऐसी बात कह दी है जिस पे हंगामा हो जाए, बवाल हो जाए। आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि फिर इस पे बहस क्यों हो रही है? बहस इसलिए हो रही है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के मुंह से निकले हुए ऐसे बयान को भी, जिसको लेकर कांग्रेसियों को और कांग्रेस के नेताओं को ये इल्म होता है कि ये तो कोई विषय ही नहीं है, लेकिन उस विषय को भी बीजेपी कुछ इस तरह से पकड़ लेती है और इस तरह से ले जाती है जैसे यही विषय, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक संगठन की तरफ कांग्रेस का इशारा, जिसकी परंपरा अर्जुन सिंह जी के समय से बहुत गहरी हुई, वो हमेशा निशाना रहा और नाम लेने में भी संकोच नहीं है, आरएसएस। और उसको कट्टरपंथी या उसको इस तरह की शैली में आलोचना करते हुए जब भी कांग्रेस सामने आती है, बीजेपी को दुगना बल मिल जाता है। क्योंकि एक तो उसका विचारवान जो कैडर है वो सक्रिय हो जाता है, और दूसरा कहीं ना कहीं संघनिष्ठ सोच वाले जितने राजनेता और कार्यकर्ता हैं वो भी कमर कस लेते हैं कि अब तो इसका बिफिटेड आंसर हम देंगे। तो ये समय जब उनके सबसे बड़े नेता और निश्चित तौर पर कांग्रेस के कर्णधार की छवि रखने वाले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे नवंबर माह में, और अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब वो आने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में बहुत सोच समझकर बोलना है, क्योंकि अगर एक भी बयान, जैसा अभी मधुसूदन मिस्त्री जी पकड़ लिए गए थे और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसको तरीके से उठाते हुए कहा कि मैं तो 1.5-2 किलो गालियां जो हैं प्रतिदिन खाता हूं और मेरे लिए तो पोषण का काम करती है। तो ये ध्यान रखना होगा कांग्रेस को कि इन विषयों को लेकर वो कहीं उसकी ज़ुबान ऐसी न फिसल जाए कि फिर बीजेपी को एक मौका मिल जाए और राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर, क्योंकि एक बहस ये भी छिड़ी मध्य प्रदेश में कि फ़ोटो खींचना जो गर्भगृह में महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग में प्रतिबंधित किया गया है, तो उससे कांग्रेसियों में बड़ी बेचैनी है।
और कहीं ये भी परसेप्शन कांग्रेस की तरफ से था कि ये सिर्फ हमारे नेता की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की आड़ में ये डिसीजन लिया गया है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो कहीं उनकी फ़ोटो वायरल ना हो मंदिर की, इसलिए ऐसा किया गया। चलिए साहब, ये राजनीति है, राजनीति के अपने मायने हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम केंद्रित होंगे। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी फिर दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को टारगेट करेगी? सवाल नंबर 2, कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी क्या पार्टी की मुसीबत बढ़ाएगी? सवाल नंबर 3, क्या यात्रा के जरिए एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है? ये 3 सवाल हैं और अब वो मेहमान जो आपसे रूबरू होंगे हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं संजय यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। मनोज जी, तमाम मसले इस समय अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि जैसे कोई घर में एक बड़ा कोई मेहमान आ जाता है तो बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हम अपनी योग्यता का अधिक से अधिक विस्तार करें, और प्रतिद्वंदी दल के बच्चे ये सोचते हैं कि अब ये ज़्यादा ही कुछ स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो अब हम भी थोड़ा सा दिखाएं। तो इस समय राहुल गांधी का आना, इसी के बीच में प्रधानमंत्री जी के भी दौरे हो चुके हैं और होने वाले हैं मध्य प्रदेश के, तो कांग्रेस और बीजेपी का क्या राजनीतिक वार प्रतिवार का ये एक बहुत ज़बरदस्त महीना होने जा रहा है नवंबर? निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो सर्दी आगे चलकर दिखाई देगी, लेकिन सर्दी में गर्माहट अभी से शुरू हो गई 2023 चुनाव की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी चुनावी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का बयान हो या नरोत्तम मिश्रा जी का हो, भूपेंद्र सिंह जी का हो, दोनों तरफ से ऐसे बयानों के कई चीज़ें। लेकिन कई बार शरद जी, राजनीति में आप किस जगह क्या बोल रहे हैं उसका बड़ा महत्व हो जाता है। हालांकि सब वरिष्ठ नेता है, हमसे बहुत बेहतर वो समझते हैं, और वो जब वो बोलते हैं तो इसीलिए चर्चा का विषय बन जाता है। आज उनका जो बयान है, हालांकि ऐसा कोई परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नहीं बोला, लेकिन वो स्थान खंडवा है, और मध्य प्रदेश का खंडवा सबसे सेंसिटिव है, जिसकी बार बार चर्चा होती रही है। अब खंडवा में जाकर उन्होंने बोला तो फिर कहीं मौका मिल गया शायद बीजेपी को बोलने का कि स्थान क्यों, नाम तो नहीं लिया उस स्थान का, लेकिन उसके पीछे जो चर्चा का विषय था, जिसे मैं समझ पा रहा हूँ, तो शायद यही था। उसके एक दिन पहले खुद फिर एक बार मोहन भागवत जी बोले कि जो भी भारत में रहने वाले हैं उनका डीएनए हिंदू है, और उस पर भी उन्होंने बयान दिया। तो 2 तरह के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर हमला कर दिया, और जहां हिंदुत्व हिंदू आ जाएगा तो हमें लगता है बीजेपी के लिए इससे सॉफ्ट टारगेट कुछ भी नहीं होता है, और इससे कहीं कांग्रेस को बार बार ये चर्चा होती है कि बचने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस समय बहुत ही एक राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, या दिग्विजय सिंह जी, आप देखिए नर्मदा की यात्रा कर कर आ गए। तो इसको बचने का और इससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास जरूर करते, लेकिन गाहे बगाहे ऐसे मौके जरूर देते, और जब चुनाव का वर्ष हो तो हमें लगता है ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और बीजेपी को भी समझना। भारतीय क्रिकेट टीम जब सेमीफाइनल में हारी तो शोएब अख्तर, जो पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज हैं, उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम लड़ती हुई नज़र नहीं आई, फाइट करना था इनको, ये कम से कम कुछ टकराते, कुछ गाली गलौज करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ऐसी भूमिका में रहती है, लेकिन बीजेपी प्रोवोक करती है। अब दिग्विजय सिंह जी को प्रोवोक किया गया, बयान कोई नए नहीं है, बयान दोनों पार्टियों के पुराने हैं, लेकिन इस प्रोवोकेशन में दिग्विजय सिंह जी अगर कुछ कह गए, या उनके समर्थन में गोविंद सिंह जी कुछ कह गए, या कांग्रेस का कोई और नेता कुछ कह गया, हम डरते नहीं हैं, और अगर ऐसा है तो हम भी तैयार हैं, चूड़ियां नहीं पहनी हैं। उसके बाद बीजेपी ने लीजिए साहब, ये क्या हो गया? डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, अब आपने हम पे आरोप लगाई दिए, तो शरद जी आज आपके आरोप को स्वीकार करते हुए कुछ कह देता हूँ। जी, देखिए, ये बहुत हम जानते हैं दिग्विजय सिंह की एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। उनके अपने चुने हुए विषय हैं, आजमगढ़ का विषय हो, बाटला हाउस का विषय हो, और जिस जगह खड़े होकर इन्होंने ये मीटिंग करी है साहब, वो जो जगह है वो एक कॉन्सेप्ट की कोख है, जहाँ से दिग्विजय सिंह ने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसकी हम कह सकते हैं कि अब तक तो उसको समाप्त कर दिया गया है हमारे द्वारा और तथ्यों द्वारा। वो है हिंदू टेरर, और वो जगह है मालेगांव। और हिंदू टेरर
मालेगांव की कोख से यदि जन्म लेता है तो उसके बहुत बड़े जन्मदाता दिग्विजय सिंह रहे, मास्टरमाइंड बिहाइंड, वो और तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम साहब, ऐसा कहा जाता है। और इन लोगों ने इस टर्म को कॉइन किया और वहाँ से, और वो फेल हुआ और प्रज्ञा जी उसका शिकार हुई, और भी कई लोग हुए, काफ़ी लोग हैं उसमें। नथिंग कुड बी प्रूव्ड, ट्रायल चल रहा है और आप देख रहे हैं कि हमने उसको, दिग्विजय सिंह जब चुनाव लड़े भोपाल, तो हमने उसको विषय बनाकर जनता के सामने रखा। हमने एक और प्रज्ञा जी को रखा और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे, और इस पूरे विषय को हमने इस माध्यम से देश के सामने रखा। तो जब जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनको याद दिलाया जाएगा कि हिंदू टेरर नाम की चीज़ आपने एक अपीजमेंट के ग्राउंड पर क्रिएट की थी पॉलिटिकल गेन के लिए, और 3.5 लाख से अधिक मतों से भोपाल की जनता ने प्रज्ञा जी को जनमत देकर, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर इस बात को स्वीकार किया कि ये ठीक नहीं हुआ था। ऐसा हमारा मानना है पॉलिटिकली। संजय जी डिफर कर सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, भोपाल ही रहे, और 3.5 लाख से हारना मायने रखता है। दूसरी बात जो बहुत आपने महत्वपूर्ण कही है, देखिए आप ध्यान रखिए, एक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री है 10 साल के, शरद जी, एक 17 साल के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी। अब यात्रा शुरू करिए बुरहानपुर से। आप बुरहानपुर वो शहर है, जब दिग्विजय सिंह का कार्यकाल निकालेंगे आप, तो पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आज जब वो एंटर हो रहे हैं, मैं हिंदू मुसलमान से अलग जाके बात कर रहा हूँ, तो शिवराज जी ने उस शहर को 100% नल जल से जोड़ दिया। सर मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा यदि आप लोगों को कोई उसमें दिक्कत है। तो ये हमने डेवलपमेंट बुरहानपुर में किया। बुरहानपुर कोई कम्युनल पॉलिटिक्स का केंद्र नहीं बनाया हमने। दूसरी ओर आरिफ मसूद जी जो यहाँ से यात्रा लेकर बुरहानपुर की ओर चल रहे हैं, आपको उनकी चिट्ठियाँ याद होंगी शरद जी, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, मनोज जी आपको भी ध्यान होगा, जब उन्होंने कुछ PFI समर्थकों के लिए उस प्रकार की चिट्ठियां लिखी थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये प्लैंक छोड़ना चाहिए, मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगा साहब। चलिए, लेकिन ये आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक है कि हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद या कोई भी रिलीजन से जुड़ा कोई आतंकवाद नहीं होता। आतंकवाद का एक ही नाम है आतंकवाद। और आज सोचिए, अच्छा दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है, यही दिया उन्होंने जो आज आप कह रहे हो। काश ये बयान मालेगांव की पहचान नहीं होता, उनकी मालेगांव की पहचान हिंदू टेरर बन गया। और जो बात आपने बॉटम लाइन कही कि हम सब ये चाहते हैं कि इस बयानबाजी से इतर पानी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, औद्योगिकरण की बात हो, और राजनेताओं के बयानों में एक दूसरे के प्रति इस तरह के भाव में धीरे धीरे सही लेकिन कमी लाइए साहब, कि ये कट्टरपंथी, तो आप अपीजमेंट, तो आपका ये, तो आपका वो। हम सब सहमत होंगे कि आप राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि हम सदियों से बढ़िया ढंग से रहते आए हैं, और जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाना हुक्मरानों का काम है, और वो बखूबी करते आए हैं। चाहे मैं बात करूं इसके पहले की सरकारों की या बीजेपी की सरकार की, मध्य प्रदेश निरंतर शांति का टापू रहा है। आप इसकी बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस सरकार के समय की, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन बीजेपी के समय भी बहुत बेहतरीन रहा है। संजय जी क्या कहेंगे आप कि मुद्दा विकास का होना चाहिए, कब तक सर ये बयानबाजी इस तरह की हम करते रहेंगे? जी संजय जी। सर जी देखिए, पहली बात शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपसे आप ना कहते तो मैं स्वयं कहता कि आपकी डिबेट में भी आप इन ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे अब नहीं होने चाहिए। आप तो मैं कहता हूं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि शरद जी आप अपनी एक कैमरा टीम को मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में पहुंचा दीजिए, और उसमें ये ना बुलाइए कि टीवी वाला पहले बोल दे या कैमरामैन कि भैया इतने कांग्रेस के खड़े होंगे, इतने भाजपा के। स्वयं जाएं आप, और बेसिक चीज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि ऐसे मुद्दे उठा दो कि लोग बेसिक समस्याओं को भूल जाएं और सिर्फ एक ही बात याद रखें। इसलिए बेसिक जो चीज़ है, आज जो जनता परेशान है, मैं रोज भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में। आज व्यक्ति को, जो आम गरीब को इस चीज़ों से मतलब नहीं है कि हमारे प्रदेश में वो देश की बात करता है, लेकिन उसको ये चीज़ों से मतलब नहीं है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। वो तो ये जानता है कि भाई हमें पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, टीचर नहीं है, आज बिजली की हालत बहुत ख़राब है मध्य प्रदेश में। इन बातों को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के इन 15 सालों में आप सर्वे करवा लीजिए, आप देख लीजिए, विधानसभा का रिकॉर्ड उठा लीजिए, शिक्षा की स्थिति बदतर हुई है।
बहुत खराब हालात है शिक्षक के, कि कितने प्रतिशत बच्चे हमारे पढ़ाई छोड़ते हैं, कितने स्कूलों में टीचर नहीं है, कितने जर्जर भवन है, इस पर कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बच्चे मतदाता नहीं है। आज बिजली रुला रही, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, सिंचाई के साधन नहीं है लोगों के पास। मैं तो जबलपुर की बात करूंगा, और मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में आप अपने कैमरे भेज दीजिए, हर व्यक्ति गांव गांव जो शराब बिक रही है, आज महिलाएं, आप जिस भी गांव में चले जाइए, कल भेज दीजिए मेरे साथ या मेरे से हटके, कि जिस गांव में जाऊं महिलाएं खड़ी होती हैं कि वो लोग परेशान हैं, भाजपा के शासन में गांव गांव शराब पहुंचाई जा रही। ये बेसिक मुद्दा है, लोग पीड़ित है, परेशान है, उनका आदमी घर में दारू पहुंचा रहा तो शराब पी रहा, तो आज घर के घर उजड़ रहे। आज शौचालय की समस्या है लोगों को। बोलिए डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा जी, बोल लीजिए। संजय जी, मैं केवल 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ, ज्यादा समय दिया नहीं, आपके पास पूरा समय है, इसके बाद आप ही का समय है, आप ही का समय मेरा भी ले लेना, मैं मना नहीं डॉक्टर साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। चलिए बोलिए। डॉक्टर साहब मेरी एक बात और सुन लीजिए जी बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कोई भी आरोप लगाए हो कि कहीं IAS के एजेंट है, भैया आपकी सरकार है सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना सर, 10 सेकंड तो सुन लो, आप जवाब दे देना, मैं चले जाऊंगा, अदालत नीचे। दिग्विजय सिंह जी जो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं वो सच कहते हैं सर। 10 सेकंड, इसलिए आप उनका कुछ नहीं कर पाई आज तक भारतीय जनता पार्टी। बोलिए चलिए, अगर बोलिए संजय भैया 10 सेकंड निवेदन करूंगा, मेरा एक ही है, मैंने दो चेहरे लिए, मैंने 2 चेहरे लिए, एक दिग्विजय सिंह जी को लिया और एक शिवराज जी को लिया। स्वराज के नाम से सुनिए तो सही सर, एक दिग्विजय सिंह जी को लिया, एक शिवराज जी को लिया। अब अपन हिंदू मुसलमान सब छोड़ देते हैं, ISI है ना। दिग्विजय सिंह जी के समय 2900 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज 22,000 वाट प्लस है। तो अब मेरा एक ही कहना है, उस समय गाँव में बिजली की उपलब्धता, शहरों में, इसी बुरहानपुर में आपको भी पता, लोगों को भी पता, शरद जी को पता है। और सुनिए तो सही, तो क्या उसमें आपको लगता है और पता ना गया है क्या? एक बात। दूसरी चीज सर, मैं आपको फिगर की बात कर रहा हूं, मैं लूज टॉक नहीं कर रहा, मेरी सर सुन तो लो, किसी भी फिगर में आप मुझे करेक्ट कर देना, खराब हो गई। जनता ये नहीं जानती कि 2900 मेगावाट या 29,000 मेगावाट सर कितने घंटे का। अच्छा चलिए, बंसल न्यूज, ETV, ZTV, किसी का भी एक बता दीजिए जिसमें बिजली गायब होने की खबरें आ रही हो। आप आ जाओ मेरे साथ सर, एक खबर मुझे कहीं से बता दीजिए। चलिए ये इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। क्या होगा संजय जी, मेरा आग्रह सुनिए, आप दोनों से मेरा आग्रह है कि सरकारें नहीं सर जी, एक बस चीज, मैं आप दोनों बैठे बहुत ईमानदारी से जल हाथ में लेके बोलना सर, क्या आपकी खबरों में ये प्रमुख खबर है क्या कि बिजली नहीं है, बिजली की उपलब्धता की वजह से इस बार प्रदेश में? संजय जी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रमुख खबर है। कोई भी सरकार बताइए जो 5 साल के लिए चुनकर आती है, वो चुनाव हारने के लिए नहीं आती, और ना जनता के से जुड़े मुद्दों को पीछे छोड़ने के लिए आती है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो, उसके अपने दायित्व होते हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं। ले लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फैक्ट्स पे चर्चा चाहता हूँ जी। लेकिन जो बात वो भी विपक्षी सदस्य के नाते कह रहे हैं, अगर कहीं चुनौती है तो ये उनका दायित्व है कि वो उसको सामने रखेंगे और उसको आपको दूर करना है। अगर वो कह रहे हैं उनके क्षेत्र में ये समस्या है, तो वो आपको एक क्लू भी दे रहे हैं जो आपको दूर करना चाहिए। सहमत हूँ, मुझे कवरेज बता दीजिए। थर्ड पार्टी तो शरद जी आप है ना, आप मुझे टोक देंगे ना कि नहीं डॉक्टर साहब ये गलत बोल रहे हो, ये चीज तो है ना। तो मैं सिंचाई पे आ जाता हूँ, मुझे बताइए आज गेहूं और चावल और सब में हम उत्पादन बढ़ाते हैं। संजय जी मैं ही आऊंगा, आपके साथ चलूंगा आपके क्षेत्र में, केवल इस वजह से कि हम 7 से लेके 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे हैं सिंचाई के रकबे में। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना शरद जी, एजेंसी का है ना। अच्छा 7 लाख से 45 लाख है, ये दिग्विजय सिंह जी है 7 लाख, ये शिवराज जी है 45 लाख वाले, तो डिफरेंस सर बहुत ज्यादा है। मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि आप दोनों जो साथी हैं वो इससे सहमत हैं कि सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, इससे राजनीति को हटना चाहिए, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। मैं सहमत हूं कि आज के साथ खड़ा हूं। 2 जो राजनेता मेरे साथ बैठे हैं वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि आप सड़क पर आओ, बिजली पर आओ, सिंचाई पर आओ, शिक्षा पर आओ, बिल्कुल बात सेहत पर आओ। मनोज, ये एक बड़ी बॉटम लाइन है, ये बड़ी अच्छी बात है, और राजनीति का केंद्र बिंदु यही होना चाहिए, क्योंकि सच बात है कि अब इन बयानों के क्या आप मायने निकालेंगे, क्या आप बात करेंगे पीछे की, क्या आप आतंकवाद की बात करेंगे, और
सनातन परंपरा तो सभी जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी खुद अपने को बहुत, और मैं नहीं कहता कि वो कोई गलत कहते हैं, वो खुद अपने को बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ सनातनी बताते हैं, और वो खुद कहते हैं कि कोई देखे रागो गढ़ाकर। तो बिल्कुल सही बात है कि ये परंपरा तो समावेशी है, इंक्लूसिव है। तो भारत में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग तो वैसे ही बहुत अर्थवान प्रतीत नहीं होता है। देखिए शरद जी, जहाँ तक संजय जी कह रहे हैं तो मैं किसी पार्टी या उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन बंसल न्यूज़ ही एक ऐसा पहला चैनल है जो चुनाव के ठीक पहले फील्ड पर पहुँच गया, और हम खुद जा रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं हम उस बात को संजय जी कर रहे हैं, और हम ऐसी कई आपको क्लिप्स भी देंगे जहां अचानक हम पहुंचते हैं अटेंडम। आपकी बात भी होती है, बीजेपी की बात भी होती है, बात विकास की भी होती है, बात हिंदुत्व की भी होती है, और जब बात इन सब मुद्दों की होती है तो फिर लगता है कि आखिर 2023 में क्या होगा। और इसमें ये और जोड़ूंगा मनोज में कि कई जगह बिजली भरपूर है और कुछ जगह या अनेक स्थानों पर चुनौतियां भी हैं। जी, गांव में वो भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पूरा एब्सोल्यूट आप कह सकते हैं। जी मनोज, गांव में यदि संजय जी बात कर रहे हैं तो कई गांव में हम गए जहां लोग कह रहे हैं कि बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही। मैं बिल्कुल, ये जनता का कहना है संजय जी, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जैसे शरद जी कह रहे हैं कि कई जगह बिजली पर्याप्त मिल रही। अब कुछ जगह आप राशन का लेने जाएंगे तो ऐसा भी दिखाई देता है कि चावल ही चावल मिलते हैं, कहीं गेहूं मिल रहा है। तो ऐसी भ्रांतियां हैं, लेकिन बात हर मुद्दे की हो रही है संजय जी। आप अचानक कहीं अटेंडम पहुंच जाइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी कांग्रेस के व्यक्ति के साथ जाए या बीजेपी के व्यक्ति के साथ जाए, अचानक आप कहीं भी गाड़ी रोक दीजिए तो इस समय चुनाव की बातें चल पड़ी है और सब तरह की चीजें दिखाई दे रही। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले या फिर हम स्वच्छता की बात कर लें। एक गांव है नीमखेड़ा, अभी हम कुछ दिन पहले पहुंचे, मैं जाकर दंग रह गया कि वहां जब खड़ा हुआ तो ऐसा नजर आया कि आखिर गांव में क्या हो गया, क्या गांव ऐसे रहा, क्योंकि हम लोग सब गांव से निकले हुए लोग हैं। पहले ये सब नहीं होता, तो हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि विकास की रफ्तार नहीं बढ़ी है, विकास की रफ्तार भी बढ़ी है और इसे और बढ़ाने की जरूरत है बनस्पत इसके कि हिंदू और मुस्लिम की तरफ हम चले। सर एक लाइन और सर, आप दोनों के लिए, इवन संजय जी से रिक्वेस्ट है, रजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड सीएम राइज स्कूल सर आप लोग जरूर विजिट करिएगा और वीडियो बनाइए संजय जी। आप भी, मैं तो आपसे कहूंगा 35 करोड़ 40 करोड़ से जो अपग्रेड हो रहे हैं, और सर उसमें कोई कमी हो तो बताइए। सुन लीजिए बात। जी बोलिए संजय जी, वाजपेयी जी बोलिए। देखिए वाजपेयी जी, पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप पता लगा लीजिए, बेसिकली आपने सीएम राइज का कॉन्सेप्ट जो है कमलनाथ सरकार लाई थी, सरकार गिर गई, लेकिन अभी अस्तित्व में एक भी सीएम राइज स्कूल नहीं आया। ठीक, आप 18, सुन लीजिए वाजपेयी जी मेरी बात पूरी, 18 सालों का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 17 साल का, कि आपने नए साला भवन कितने बनाए। जो कांग्रेस शासनकाल के साला भवन बने थे वही साला भवन आज भी चल रहे हैं, और बीच बीच में जो साला भवन बने वो जर्जर स्थिति के बन गए हैं। चलिए सीटी स्कैन बता दीजिए कितनी जगह लगे हैं जिला चिकित्सालय में। आपको 18 साल वो तो हमने लगाए क्या, सीटी स्कैन हर जिला चिकित्सालय में लग गए। कहां आप आके देख ले, जो कितने अस्पताल बंद पड़े हैं आपको मालूम है। मैं सर जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन की बात कर रहा हूं। मेरे पास मालूम है 80% सीटी स्कैन जबलपुर शहर में लगाया है, गांव में कहीं भी सीटी। सर मुझे एक जिला चिकित्सालय बताइए जहां नहीं लगा है। पैथोलॉजी लैब नहीं लगा पा रहे आप। सर आप मुझे सीधा बताइए ना, जिले में नहीं लगा है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 24 मेडिकल कॉलेज है, एक अंतिम लाइन सर, 24 मेडिकल कॉलेज है। और वाजपेयी जी आज समय की कमी है हमारे पास समय की बहुत कमी है और अब आगे चर्चा बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तय मानिए कि सब कुछ खराब है, इससे भी असहमत हुआ जा सकता है, और सब कुछ बहुत अच्छा है, इससे भी असहमत हुआ जा सकता है। और यही लोकतंत्र रूपी इस सिक्के के दो पहलू हैं कि सरकारें निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं, उसमें जनप्रतिनिधियों का भी पहिया घूमता है, और ब्यूरोक्रेसी यानी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और जितनी अच्छी मॉनिटरिंग के साथ सरकारें जाती हैं, और जिस पर अब बीजेपी का बहुत फोकस है, तो उतनी अच्छी आपको नीचे ज़मीनी हकीकत नज़र आती है कि हम नीचे तक इन चीज़ों को पहुंचा पाए। सबसे अच्छी बात है कि अब जो लोकतंत्र का ये धुरी है ये गांव केंद्रित अधिक हो गई है, क्योंकि वहां आकांक्षी मतदाता है। वो अब से शहर में आप भले ही एक बार ये मान लें कि एक परसेप्शन बनाकर आप सफल हो सकते हैं, गांव में संभव नहीं है साहब। वहां आपको काम करना पड़ेगा, लोकल कनेक्ट करना पड़ेगा, और यही वजह है कि आज आप देखते हैं
कि जनप्रतिनिधि के चेहरे पर पूरे समय एक बेचैनी रहती है, भैया क्षेत्र जाना है, नहीं नहीं भोपाल नहीं रुकूंगा भैया, भैया बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत बर्थडे हैं, शादियों का मौसम है, भैया नहीं कर सकते, भैया भैया जाने दो, भैया भैया रोको मत भैया। ये मतलब है कि गांव जो है, संजय जी की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, महामुकाबला। नमस्कार।